इसीलिए है ना, इसीलिए मैंने डिस्करेज किया कि एक दो लोग सेम चीज से नहीं होते। मेरी बुक में ये है चैप्टर 12, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। अच्छा, वैसे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अगर लेक्चर लिए हैं तो डिसीजन मेकिंग का उसमें काफी सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। डिसीजन किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपने इवन के ये भी डिसीजन लेना है कि एक्स्ट्रा क्लास में आना है कि नहीं आना है, तो कोई जबरदस्ती पकड़ के लाया नहीं ना, तो क्यों आए हैं? अच्छा, अब आप एक्स्ट्रा क्लास है, अब आप एक्स्ट्रा क्लास लेने यहां गुलबर्ग आए या यूट्यूब पे देख लें, ये डिसीजन था कि आपने फाइनली कौन सा फैसला किया। क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए इस बात के लिए कि वो फैक्टर्स आपको यहां फाइनली गुलबर्ग ले आए? यूट्यूब पे समझ नहीं आती, यूट्यूब पे समझ नहीं आती, और है क्वेश्चनिंग रियल टाइम नहीं है, और है इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है? समझ नहीं आई, चाय का जैकपॉट लग जाता है, ठीक है, और ऑनलाइन लेक्चर सुनते हुए सुस्ती हो जाती है, बिल्कुल सही है। हाँ, स्पीड वहां ज्यादा कर लेते हैं, फिर लेक्चर सुनते सुनते कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं निकल जाते हैं। तो इस सारे डिसीजन को लेते हुए ये कंसिडर किया था कि मैट्रिक में कितने नंबर थे आपके? नहीं। अच्छा, ये कंसिडर किया था कि फीस कितनी पे की थी? किया था कंसिडर? कंसिडर करने से मुराद यह है कि फीस कितनी पे की थी। क्या हुआ? अच्छा, चले, मिसाल चेंज हो गई। डॉलर का क्या रेट चल रहा है? नहीं है 288। पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है? मैं पूछ रहा हूं कि क्या यह बात कंसिडर की कि पेट्रोल का रेट क्या है? होनी चाहिए थी। क्यों? आएंगे तो पेट्रोल खर्च होगा, नहीं आएंगे तो पेट्रोल खर्च नहीं होगा, तो होना चाहिए था कंसिडर। चले, मिसाल और देता हूं। अगर यह फैसला करना है कि स्प्रिंग 24 में 3 पेपर पढ़ने हैं कि 2 पेपर पढ़ने हैं कि 4 पढ़ने हैं, इस फैसले को करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर होंगे? टाइम कितना है, हिम्मत कितनी है? पेपर कैसे हुए हैं, पेपर जो हुए हैं वो पास होंगे कि नहीं होंगे, और ठीक है ना, टाइम कितना अवेलेबल है, ठीक है, और एक है
पैसे होंगे कि नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल सही है। अब ये सब डिसीजन करते हुए कि स्प्रिंग 24 में कितने पेपर्स पढ़ने हैं, ये फैक्टर कंसिडर हो रहा है कि आप जब एफएससी में थे तो हॉस्टल में रहते थे कि घर में रहते थे? क्यों नहीं? नहीं, ये तो वर्ड पता चल गया रेलेवेंट नहीं है, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि एफएससी में जब पढ़ा था तो कहां रहते थे, इस बात का इस पे फर्क नहीं पड़ेगा कि स्प्रिंग 24 पे कौन से पेपर, कितने पेपर रखने हैं। यानी कोई भी डिसीजन करने के लिए कौन से फैक्टर्स कंसिडर कर रहे होंगे? नहीं, वर्ड रेलेवेंट नहीं चाह रहा, जिनका फर्क पड़ता होगा, यानी उन फैक्टर्स के चेंज होने से डिसीजन चेंज हो सकता है, तो वो फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। अच्छा, इस मिसालों को और थोड़ा सा चेंज करता हूं, चलें स्प्रिंग 24 की मिसाल। अगर फैक्टर्स कंसिडर करने हैं सिर्फ जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, तो कौन कौन से फैक्टर्स? अच्छा, मैं सवाल स्पेसिफिक कर देता हूं। स्प्रिंग 24 में 2 पेपर रखने हैं कि 3 पेपर? चलें, ये फैसला है कि 2 या 3। इस डिसीजन के लिए क्या क्या रुपए पैसे वाले फैक्टर्स कंसिडर कर रहे होंगे? नहीं, अफोर्डेबिलिटी का मसला है, तभी तो पैसे वाले फैक्टर ले रहे हैं। कौन कौन सा खर्चा चलें कंसिडर कर रहे होंगे, ये कह लेते हैं। हॉस्टल का खर्चा? नहीं, ठहरे, हॉस्टल का खर्चा क्यों भाई? 2 पेपर पढ़े या 3 पेपर पढ़े, हॉस्टल का तो खर्चा उतना ही रहना ना। नहीं, अच्छा, अब ना कुछ वर्ड्स हैं जो मैं अवॉइड करूंगा, फिक्स्ड नहीं कह रहा मैं ये कहूंगा कि अगर 2 रखें या 3 रखें वो उतने ही होंगे। और ट्यूशन फीस क्यों? क्योंकि 2 पेपर पढ़ेंगे तो टोटल खर्चा कम है, 3 पढ़ेंगे तो टोटल खर्चा ज्यादा है। और जी हाँ, अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ ये बात जी। कन्वेंस कॉस्ट क्यों? हाँ, अगर एक पेपर कहीं और एक पेपर कहीं और तीसरा कहीं और है तो फिर ट्रैवल करने की कॉस्ट भी आ जाएगी। और आईकैप की एग्जाम फीस, कंसिडर होगी। 2 पेपर पढ़ेंगे, अच्छा वो तो अगर ऐसा है, नहीं मिसाल दे रहा हूं, पर पेपर सेम ही होती हो वो, तो उससे क्यों कंसिडर करेंगे? हाँ, 3 पढ़ेंगे तो टोटल खर्चा डिफरेंट होगा, 2 पढ़ेंगे तो टोटल खर्चा डिफरेंट होगा। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। तो हम लोग वो खर्चे कंसिडर कर रहे हैं जिनके ऊपर इस डिसीजन का फर्क पड़ेगा। ओके, रेंट हॉस्टल का ये क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? अब इसी को मैं चेंज करता हूं। अगर फैसला करना है सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग 24 को सामने रखते हुए, तो हॉस्टल का खर्चा कंसिडर नहीं होगा। लेकिन अगर खर्चा कंसिडर करना है साल 2 साल को सामने रखते हुए, तो 2 पेपर रखने से हो सकता है टोटल 3 अटेम्प्ट लगती हो, 3 पेपर रखने से हो सकता है 2 अटेम्प्ट लगती हो, तो अब हॉस्टल का खर्चा कंसिडर होगा। यानी क्या क्या कंसिडर करना है डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम स्पैन को सामने रख के डिसीजन कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन वो होता है जिसमें हम सिर्फ 1 ईयर वाले फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। और लॉन्ग टर्म वो है जिसमें अगर आपके अब्बा जी ने घर खरीदना है तो उनके घर खरीदने के लिए क्या क्या फैक्टर्स वो कंसिडर कर रहे होंगे? खर्चा ऑब्वियसली, और घर कितने, लोकेशन क्यों, ये तो होगी कीमत से रिलेटेड चीज। और हैं रेनोवेट कब कब करवाना है, अच्छा सोसाइटी कैसी है, ठीक है। अच्छा क्या, अच्छा नहीं ठीक है। और जहां जाना है वहां के हिसाब से फासला कितना है। अच्छा, बच्चे भी पढ़ रहे हैं अब्बा जी के, तो वहां से स्कूल। अच्छा, अगर उन्होंने सिर्फ
अभी छोटे बच्चे हैं तो सिर्फ स्कूल को सोच के फैसला नहीं करेंगे, वो उससे कुछ अरसे के बाद कॉलेज का भी सोचने होंगे शायद, और अगर रिसोर्सेज हैं तो शायद ये भी सोच रहे होंगे कि कल को फैमिली बढ़ेगी तो क्या इस घर में गुंजाइश है कि नहीं है। अब ये फैसला करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर रह के सोचना है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, और अगर 1 से ज्यादा सालों को सोचना है तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लॉन्ग टर्म आपके सिलेबस में नहीं है। ये है एमएफए में, एमएफए और बीएफडी। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये है एमएफए में और बीएफडी में, सीमैक में नहीं है। ये है सीएमए में। सीफैप 4 है ये, और ये क्या है, कैफ 6 है। तो एक तो ये कि हमने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़नी है। अच्छा, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, बल्कि चले वो नोट कर लें, फिर इधर आता हूं। अच्छा, आप डिसीजन मेकिंग देखें, बहुत ब्रॉडर चीज है। ये जो मैंने आपको मिसालें बताई हैं तो ये भी डिसीजन मेकिंग है। इवन कि अगर आप हॉस्टलाइट हैं और आपने ये फैसला करना है कि आज कपड़े धोने के नहीं धोने हैं, तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग ही है। लेकिन अब आपको कॉस्ट में तो ये सवाल नहीं आएगा ना कि कपड़े धोने के नहीं धोने। तो कॉस्ट में जिस तरह के सवाल आएंगे एग्जाम क्वेश्चंस, उनको मैं कुछ शाखों में बांट रहा हूं। एक कह लेता हूं मैं जनरल डिसीजन मेकिंग, और एक मैं कह लेता हूं स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिसीजंस। ये जो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिसीजंस हैं, ये आपको सवाल में ना पहचाना जाएगा कि कौन से टाइप का ये सवाल है। इनमें एक चीज पढ़ाऊंगा आपको, प्राइसिंग या फिर इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल ऑर्डर। फिर एक चीज पढ़ाऊंगा लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस। एक पढ़ाऊंगा मेक और बाय डिसीजंस। एक पढ़ेंगे फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, और एक पढ़ेंगे कंटिन्यू और शट डाउन।
अच्छा, एग्जाम क्वेश्चन ना हो सकता है इनमें से किसी एक पे हो सकता है दो तीन मिक्स हो रहे हैं, हो सकता है। यानी ऐसे एग्जाम क्वेश्चन भी हैं जिसमें ये स्पेशल ऑर्डर और लिमिटिंग फैक्टर मिक्स हुए हैं, ऐसे भी हैं जिसमें मेक और बाय प्रोसेसिंग डिसीजन मिक्स हुए हैं, तो ये मिक्स भी हो सकते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, इंग्लिश थोड़ी वीक है आपकी, है? नहीं, न्यूमेरिकल है। हाँ, ये न्यूमेरिकल चैप्टर है ये भी। अच्छा, डिसीजन मेकिंग का सवाल है, ये भी पता चल जाता है। और ये शाख मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि कुछ सवाल हैं जो डिसीजन मेकिंग के तो लग रहे हैं लेकिन इनमें से कुछ नहीं है उसमें, तो उसको फिर मैं जनरल डिसीजन मेकिंग कह रहा हूं। पहले करते हैं ये। अच्छा, मैं ऐसे करता हूं कि इसको ना कह देता हूं ए और इसको बी। तो अभी ना मैं आपको इन पे नहीं लेके जा रहा, जनरल डिसीजन मेकिंग करा रहा हूं। जनरल डिसीजन मेकिंग। अच्छा, जनरल डिसीजन मेकिंग में एक बात तो यह है कि डिसीजन का रूल यह है यानी हां करना है या ना करना है, तो दो बातें हो सकती हैं। इफ सिंगल proposal is being evaluated, या फिर if multiple options are compared। अच्छा, ये तो खैर आप भी बता सकते हैं। अगर मल्टीपल ऑप्शंस में से चुनना है तो कौन सी ऑप्शन को चुने? कैसे फैसला करें बेस्ट, जिसमें फायदा ज्यादा है? अगर सारी ऑप्शंस प्रॉफिटेबल हैं तो जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है, और अगर ऑप्शन ही सिर्फ ये है कि खर्चा यहां करें, यहां करें, यहां करें, तो जिसमें सबसे कम खर्चा है। तो इसमें भी सिंपल सा ये असूल है कि सिलेक्ट द ऑप्शन
बल्कि इसको ऐसे कह लेता हूं कि मोस्ट बेनिफिशियल, जो सबसे बेनिफिशियल ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लें। अच्छा, इसमें मैं ये अकल पे अज्यूम कर लूं कि अगर सब पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है तो ज्यादा प्रॉफिट, और अगर खर्चों ही खर्चों की ऑप्शन है तो कम, ठीक है ना। और अगर किसी एक प्रपोजल को इवेल्युएट करना है, मिसाल के तौर पे कस्टमर की तरफ से हमें एक ऑफर आई है कि जी ये काम कर दें, इतने पैसे ले लें, तो हाँ या ना, प्रॉफिट है तो हाँ, नहीं है तो ना। लेकिन इन दोनों में कॉमन बात यह है हम सिर्फ इनकम्स और कॉस्ट्स आर यूज्ड, इन दोनों के लिए कॉमन बात यह है, सारी डिसीजन मेकिंग के लिए कॉमन बात यह है कि हमने फैसला ज़ाहिर है खर्चों और इनकम को देख के ही करना है ना। अगर हमने प्रॉफिट दिखाना है तो इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करना है, यहां भी इनकम और एक्सपेंसेस ही चाहिए, तो सिर्फ वो इनकम्स एक्सपेंसेस लेने हैं जो रेलेवेंट। तो यार फिर कर दो तो उसको। सवाल को पहचानने में कि ये है या ये है, ये भी कोई मसला नहीं होगा। तो अब अगला मसला ये रह गया कि ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सी इनकम कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है कौन सी नहीं, ये पहचानते हैं। जाग रहे हैं ना? चाय पीनी है? चलें पी आए, फिर मैं वेट कर लेता हूं। हम रेलेवेंट इनकम और एक्सपेंसेस पहचानने के लिए ना मैं आपको 4 सुनहरी असूल बता रहा हूं। वो 4 सुनहरी असूल समझ लें तो जो रिमेनिंग डिसीजन मेकिंग का जो भी पूरा टॉपिक है उसमें बहुत हेल्प होगी। हेडिंग दे लें, क्या देंगे हेडिंग? 4 सुनहरी असूल, हाँ अकवाले जरी। रेलेवेंट आइटम है कि नहीं ये पहचानने के लिए 4 असूल बता रहा हूं। एग्जाम टिप्स कह लें, 4 बातें बता रहा हूं ये पहचानने के लिए कि कौन सी इनकम्स और एक्सपेंसेस को रेलेवेंट लेना है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मिसालें देके समझाने की कोशिश कर रहा था कि सिर्फ वो आइटम्स कंसीडर करनी है जिनसे डिसीजन पे फर्क पड़ता है।
या ये कह लें कि जिन पर डिसीजन का फर्क पड़ता है। ये क्या बात कह दी मैंने? दोनों बातें ठीक है, हमें वो फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए जिनका डिसीजन पे फर्क पड़ेगा, या इससे ज्यादा बेहतर बात यह है जिन पर डिसीजन का फर्क पड़ेगा। दोबारा सुने, हमने वो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जिनका डिसीजन पर फर्क पड़ता है। इसी को मैं एक और अंदाज से बोल रहा हूं, ये वो होंगे जिन पर डिसीजन का फर्क पड़ेगा। का पर का पर, ये दोनों बातें मैंने सही की हैं। कभी हो सकता है एक बात सोचने में हेल्प करे, कभी लगता है दूसरी बात सोचने में हेल्प करे। मैंने दोनों बातें सही की हैं, है जी। वंस मोर, ओके। अगर यह फैसला करना है कि सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग 24 को सामने रखते हुए बस, उसके बाद की जिंदगी नहीं, सिर्फ स्प्रिंग 24 के 2 पेपर्स पढ़ने हैं या 3 पेपर्स पढ़ने हैं, ट्यूशन फीस कंसिडर होगी। अच्छा, फैसला करना है रुपए पैसे की बेस पे। क्यों? क्योंकि 3 पेपर्स पढ़ेंगे तो टोटल फीस ज्यादा होगी, 2 पढ़ेंगे तो कम होगी। हॉस्टल का किराया क्यों? जब नहीं, सिर्फ स्प्रिंग 24 बस, अगली अटेम्प्ट नहीं, सिर्फ स्प्रिंग 24 को सामने रखना है। क्यों कंसिडर नहीं करेंगे? क्योंकि चाहे 2 पेपर रखें चाहे 3 पेपर रखें, टोटल 6 महीने का किराया उतना ही होगा जितना 2 से या जितना 3 से होगा। फ्यूल कॉस्ट, अगर कॉलेज डिफरेंट है, या ये कह लें कि 2 पेपर पढ़ेंगे तो दोनों एक ही टाइम पे हैं, तीसरा रखना होगा तो वो शाम में है, तो फिर हो सकता है आना जाना पड़े। तो फ्यूल कॉस्ट कंसिडर क्यों कर रहे हैं फिर? क्योंकि 2 पेपर पढ़ेंगे तो टोटल फ्यूल कॉस्ट कुछ और होगी, 3 पेपर पढ़ेंगे तो टोटल फ्यूल कॉस्ट कुछ और होगी। यानी हमने उन फैक्टर्स को कंसिडर करना है जिन पर डिसीजन का फर्क पड़ रहा है। चले, पर और का इतना मुश्किल काम नहीं था। ये आपको अब 4 सुनहरी असूल बताता हूं। एक मिसाल लेता हूं, उससे मैं आपको ना ये 4 असूल बताता हूं। हमारा बिजनेस चेयर्स बनाने का है, और एक कस्टमर ने हमें ये ऑफर की है कि हमें आपसे 500 चेयर्स बनवानी है, 10 दिन के अंदर अंदर चाहिए, हमें अर्जेंट कोई इनॉग्रेशन करनी है, लाजमी चाहिए, 10 दिन के अंदर अंदर 500 चेयर्स चाहिए, हम आपको इतने पैसे देने को तैयार हैं। अब हमने ये सोचना है कि इन 500 चेयर्स का वो हमें 6000 ऑफर कर रहा है। अब हमने फैसला ये करना है कि 500 चेयर्स उसको बना के दें या ना दें। हमें इसके लिए इनकम और एक्सपेंसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। इन 500 चेयर्स को बनाने से जो टोटल सेल्स रेवेन्यू आएगा वो कंसिडर करें कि ना करें? क्यों? नहीं, अब कम ज्यादा की तो बात ही नहीं है, अब तो हां या ना की बात कर रहा हूं। मैं पहले पेपर्स की मिसाल दे रहा था ये कि 2 या 3, अब मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं कि 500 चेयर्स बनाने का ऑर्डर पकड़े या ना पकड़े, ये बात कर रहा हूं। अरे इतनी गहरी बात की जरूरत ही नहीं थी। मैंने पूछा है कि अगर हम ये 500 चेयर्स का ऑर्डर हां करें या ना करें, तो इसके लिए हमें इनकम्स और एक्सपेंसेस कंसिडर करने हैं ना, तो सेल्स रेवेन्यू कंसिडर होगा कि नहीं? क्यों? हां करेंगे तो सेल्स होंगी, नहीं करेंगे तो नहीं होंगी, तो इस डिसीजन का इस पे फर्क पड़ेगा ना, ये कंसिडर होगा। और मिसाल देता हूं, है क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी? नहीं, मैं जो मिसालें दे रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा, मतलब जो मिसालें दे रहा हूं उसका बस आप ये जवाब दीजिएगा कि कंसिडर होंगी कि नहीं होंगी। पैक को एक ऑफर है आईकैप की तरफ से
कि हमने एक सेमिनार कंडक्ट करवाना है, तो आपका ये रूम काफी बड़ा है, तो आप हमें वो सेमिनार कंडक्ट करवाने दें, बल्कि सेमिनार कंडक्ट क्या करवाना है, आप ही करवा दें हमारे बिहाफ पे। और 2 दिन का सेमिनार है, और इन 2 दिनों के हम आपको, रेंट तो खैर नहीं कहता, इन 2 दिनों की जो हम आपको प्राइस पे करेंगे वो पे करेंगे 15 लाख। अब फैसला यह करना है कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस इनकम को कंसीडर करना है। क्यों? हां करेंगे तो ये पैसे मिलेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे, तो ये रेलेवेंट है। तो पहला असूल लिख लें, बल्कि ठहरें, एक मिसाल और दे दूं, जब यहां पर लोग अटेंड करने आएंगे तो बाहर उनकी गाड़ियां भी पार्क होंगी। अब जब बाहर गाड़ियां पार्क होंगी तो उनके लिए वैले पार्किंग का बंदोबस्त करना पड़ेगा, और उनसे पर कार पैसे चार्ज भी करेंगे। अब ये जो पर कार पैसे चार्ज करेंगे, ये आई कैप से नहीं लेने पैसे, ये तो वहां के जो लोग आ रहे होंगे सेमिनार में, तो उनसे पैसे लेने। तो इस डिसीजन के लिए, यानी इस सेमिनार वाली ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें, वो कार पार्किंग की इनकम कंसीडर करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे। क्यों? नहीं, हम लोग अपने स्टाफ को ही रखेंगे वहां, हम पैक कोई पैसे आएंगे उस पर कार पार्किंग। हाँ जी, क्यों करेंगे? ये सेमिनार होगा तो वो गाड़ियां आके पार्किंग इनकम होगी, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। तो है कोई पार्किंग स्टैंड थोड़ी है हमारा जो कोई और आ जाएंगे। पार्किंग स्टैंड, पैक पार्किंग स्टैंड थोड़ी है कि भाई प्रॉपर पार्किंग स्टैंड नहीं है। वो तो उस वक्त मेहमान आएंगे तो उनके लिए सर्विस देनी पड़ेगी ना। तो ये फीस कंसिडर होगी, पार्किंग वाली फीस कंसिडर होगी। तो पार्किंग वाली फीस तो आई कैप से नहीं लेनी, लेकिन है इसी सेमिनार को ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, सेमिनार होगा तो वो इनकम आनी है। तो पहला असूल लिखें इस, अच्छा मैं कभी प्रपोजल कह रहा हूंगा, जॉब कह दूं, ऑर्डर कह दूं, प्रपोजल ठीक है। इस प्रपोजल की वजह से, अच्छा ये जो 4 असूल बता रहा हूं ना, इनको समझने के लिए ना इससे बेहतर है कि आप इस मिसाल को ध्यान में रखना, क्योंकि वहां वो मुश्किल हो जाता है समझना। इसको समझेंगे, इसके मुताबिक 4 बातें समझेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी, फिर बाद में अप्लाई करते हुए आसानी होगी। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए समझेंगे तो समझ आएंगे। तो इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। जिस प्रपोजल का भी डिसीजन करना है उसके लिए क्या क्या रेलेवेंट इनकम है, क्या एक्सपेंस है, ये बता रहा हूं। 4 बातें बता रहा हूं। क्या 4 बातों से सिखाना है कि इस प्रपोजल को इवेल्युएट करते हुए कौन सी इनकम रेलेवेंट है, कौन सा एक्सपेंस रेलेवेंट है। ठीक है, तो पहली बात यह कर रहा हूं, उर्दू में बोलूंगा। इस प्रपोजल की वजह से बिजनेस को जो इनफ्लो होगा, इनफ्लो मतलब कैश आएगा, जो इनफ्लो होगा वो रेलेवेंट इनकम है। इस प्रपोजल की वजह से बिजनेस को जो इनफ्लो होगा, की वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये तो आई कैप से मिल रहा है ना 15 लाख, वो पार्किंग इनकम आई कैप से थोड़ी मिलनी है, लेकिन इसकी वजह से ही वो हमें इनफ्लो होना है। तो इस प्रपोजल की वजह से जो इनफ्लो होगा वो एक रेलेवेंट इनकम है। दूसरी बात, अगर हम ये सेमिनार करवाएंगे तो इसके लिए हमें एक ट्रेनर हायर करना पड़ेगा और उस ट्रेनर को रेम्यूनरेशन पे करनी पड़ेगी। तो वो रेम्यूनरेशन एक रेलेवेंट एक्सपेंस होगा। क्यों? क्योंकि सेमिनार होगा तो उसको पैसे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं और मिसाल दे दूं फिर लिखवाता हूं।
अब इस सेमिनार की बात हो रही है। इस सेमिनार के लिए लिखवा दी रहा, अभी मिसाल दे रहा हूं, इस सेमिनार के लिए जो ट्रेनर हायर करेंगे उस ट्रेनर को जो पैसे देने होंगे वो रेलिवेंट एक्सपेंस है ना? क्यों है? सेमिनार होगा तो वो उसको पैसे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। सेमिनार के लिए हमें चूंकि शाम में सेमिनार होगा तो एक गार्ड तो यहां अवेलेबल होता है, उस दिन 2 और गार्ड दिहाड़ी पे लेने पड़ेंगे, तो उनकी उस दिन की वेज रेलेवेंट एक्सपेंस है। क्यों? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। एक और मिसाल फिर दूसरा असूल लिखवा देता हूं। किसी दुश्मन को पता चला कि ये तो आईकैप का सेमिनार करवा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, नहीं नाम नहीं, तो उस दुश्मन ने कहा कि भाई अगर तुम लोगों ने सेमिनार करवाया ना, हम तुम लोगों के जीटी कैंपस पे पथराव करवाएंगे। तो अब जीटी कैंपस में उस दौरान 5 गार्ड्स और हायर करके रखने पड़ेंगे। जिस दौरान ये सेमिनार हो रहा होगा उस दौरान वहां भी गार्ड हायर करके रखने पड़ेंगे, तो उनका खर्चा रेलिवेंट क्यों? तो इस सेमिनार, अच्छा वो तो गुलबर्ग में होना है, लेकिन इसकी वजह से वो खर्चा करना पड़ेगा। दूसरा असूल लिखे, इस प्रपोजल की वजह से जो भी आउटफ्लो होगा वो एक रेलिवेंट एक्सपेंस है। अच्छा, जो मैं की वजह से इतना जोर दे रहा हूं, ये बात समझ आई है कि नहीं? क्योंकि गुलबर्ग में सेमिनार है, गुलबर्ग में ट्रेनर चाहिए, वो तो ठीक है, इस सेमिनार पे ही होने वाला खर्चा है, लेकिन इसकी वजह से जीटी कैंपस में सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वो इसकी वजह से रेलिवेंट है। दोनों पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, इस प्रपोजल की वजह से जो इनफ्लो होगा वो एक रेलिवेंट इनकम है। दूसरा पॉइंट बताया है, इस प्रपोजल की वजह से जो आउटफ्लो होगा वो एक रेलिवेंट एक्सपेंस है। हाँ जी, यहां तक लिखा। और मिसाल, जिन 2 दिनों में सेमिनार होगा, क्योंकि वो क्लासेस का ऑफ डेज होंगे और सेमिनार होगा तो 2 दिन फिर कॉलेज ओपन हो रहा होगा, तो क्लासेस चूंकि नहीं हो रही तो 2 चौकीदार रखे हुए डेली वेजेस पे, क्योंकि कैंपस बंद पड़ा होता है तो 2 चौकीदार डेली वेजेस पे रखे हुए हैं। इन 2 दिनों में फिर उनको छुट्टी दे देंगे। रोजाना के लिए 2 गार्ड्स डेली वेजेस पे हायर्ड हैं, क्योंकि क्लासेस बंद हैं, छुट्टियां हैं, कॉलेज बंद होता है, लेकिन इन 2 दिनों में कॉलेज खोलेंगे तो उस दिन फिर उन 2 गार्ड्स को नहीं बुलाएंगे। तो इसमें कुछ रेलेवेंट क्या नहीं, इसमें रेलेवेंट चीज क्या है? खर्चा बच जाएगा, खर्चा बच जाएगा। लिखे तीसरी चीज, एक आउटफ्लो होना था, एक आउटफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से सेव हो जाएगा, वो एक रेलेवेंट इनकम है। एक आउटफ्लो होना था, अच्छा आउटफ्लो होना था से मुराद है कि अगर ये ऑफर ना होती तो फिर वो होना था, इस ऑफर की वजह से सेव हो जाएगा, तो वो एक रेलेवेंट इनकम कंसिडर होगी। अच्छा,
नहीं देखिए, जो भी आएगा उसके जो खर्चे होंगे वो तो मैंने दूसरी मिसाल में कर लिए कवर। अगर कुछ और, जैसे मैंने वो वैले पार्किंग की मिसाल दी थी, या और कोई हो सकता है सपोर्ट स्टाफ चाहिए हो, ट्रेनर चाहिए हो, तो उनका खर्चा करना होगा, वो मैंने एग्जाम पॉइंट 2 में बता दिया। अब मैं इस तीसरे पॉइंट को समझाने के लिए कोई और मिसाल ले रहा हूं कि चूंकि क्लासेस बंद हैं, ऑफ डेज हैं, तभी हम ये ऑफर ले रहे हैं ना। तो ऑफ डेज हैं, कैंपस बंद होता है, इसलिए 2 गार्ड्स रखे होते हैं, उस दिन नहीं होगी जरूरत, तो वो पैसा जो खर्च हो जाना था वो बच जाएगा। हाँ जी, चौथा पॉइंट रह गया बस ये जी। क्या जी? नहीं, मैंने कहा है ना डेली वेज पे, मैंने कहा है। अच्छा, ये जो तीसरा पॉइंट लिखवाया है, मैं इसको दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई वर्ड नहीं किसी ने लिखे हुए। एक आउटफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से बच जाएगा, वो एक रेलेवेंट इनकम है। दोबारा ना लिखने लग जाए, तीसरा ही रिपीट किया मैंने, ये मैंने तीसरा वाला रिपीट किया है, फिर रिपीट कर रहा हूं। एक आउटफ्लो होना था, कब होना था? अगर ये वाली ऑफर ना होती तो वो होना था, इस ऑफर के एक्सेप्ट होने की वजह से वो सेव हो जाएगा, तो वो एक रेलेवेंट इनकम है। अच्छा, वैसे तो सवालों में ये लाऊंगा चीज बार बार, लेकिन अभी 1-2 मिसालों से समझाता हूं, शायद बात समझ आ जाए। आप गाड़ी खरीद लें 60-70 लाख की, चले रहने दे 70 लाख बच गए आपके हैं? बच गए? नहीं। यहां से जीटी कैंपस जाना है और चलिए रहने दें, खर्चा बच गया है। यह है कि खर्चा होना था, बच गया नहीं, बच गया उसकी बात हो रही है जो होना था। जैसे अगर एक स्टूडेंट ने जीटी कैंपस जाना ही था और उसके दोस्त ने कहा है कि मैं लिफ्ट दे देता हूं, तो अब वो खर्चा बचा है, क्योंकि अगर लिफ्ट ना होती तो फिर वो खर्चा होना था। तो बचत का मतलब यह नहीं है कि हम खुद ही करोड़ों रुपए का खर्चा सोचते जाए फिर कि चलो रहने दो तो खर्चा बच गया, यह बचत नहीं है। अगर यह प्रपोजल ना होता तो एक खर्चा हो जाना था, इस प्रपोजल की वजह से बच जाएगा, उसको मैं कह रहा हूं रेलेवेंट इनकम। चौथा पॉइंट, एक इनफ्लो होना था, एक इनफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से अब जाया हो जाएगा। एक इनफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से जाया हो जाएगा, यानी नहीं हो पाएगा, तो वो एक रेलेवेंट एक्सपेंस है। एक इनफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से अब नहीं हो सकेगा, तो वो एक रेलेवेंट एक्सपेंस है। तो जो चीज समझाने के लिए मिसाल दे रहा था बस उतनी ही रखे ना मिसाल। क्या देता हूं मिसाल? अच्छा, पिछली दी हुई मिसालों को मैं अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूं, है? बैग के पास यहां बाहर काफी स्पेस थी, तो सामने रेस्टोरेंट है, ऑफिसेज हैं, हो सकता है उनके कस्टमर्स को कार पार्क की जगह दी जाती हो और वहां से इनकम आती हो। इस दिन वो जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो यहां के अटेंडीज हैं उन्होंने गाड़ियां खड़ी करनी होंगी। तो उन 2 दिनों में जो कार पार्क की इनकम मिला करती थी, उन 2 दिनों में भी मिलनी थी। अगर ये सेमिनार किया तो वो नहीं मिलेगी ना, वो रेलेवेंट एक्सपेंस। एक इनफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से अब उस दिन वो नहीं हो सकेगा, तो वो रेलेवेंट एक्सपेंस है।
मैं इसीलिए बता रहा हूं ना कि मैं उन्हीं मिसालों में अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा हूं। नहीं मिल रही हमें उनकी कार पार्किंग ना, मैंने मिसाल बदल ली। अब मैं आपको चौथा पॉइंट समझाने के लिए कार पार्क इनकम दे रहा था। चलो कार पार्क इनकम नहीं पसंद आई तो चेंज कर लेते। हो सकता है इस बिल्डिंग में कैंटीन वाला रोजाना के हिसाब से किराया पे करता था, पर डे के हिसाब से। जिस दिन ये सेमिनार होना था, हो सकता है आईकैप की तरफ से रिस्ट्रिक्शन हो गई, बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग आने, तो ये गंदी मंदी कैंटीन बंद करें उस दिन, तो उस दिन के लिए उस कैंटीन वाले को रोक देंगे। तो वो जो उन 2 दिनों में उसने किराया पे करना था वो नहीं मिलेगा ना, तो वो रेलिवेंट एक्सपेंस। 4 पॉइंट ओके। अच्छा, अब इन चारों पॉइंट्स की प्रैक्टिस आएगी बार बार। एक सवाल करा भी नहीं रहा, दिखा रहा हूं सिर्फ, बहुत पुराना सा आसान सा सवाल है, जबानी देख लें। अच्छा, मैंने चूंकि यहां रिलेट करना है ना, इसलिए सामने मैंने सवाल खोला है। अदरवाइज अगर आपसे पढ़ा जा रहा है, इतनी रोशनी में बिल्कुल पढ़ा जा रहा है, तो आप अपनी बुक में आए, इस चैप्टर पे आए, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, और चैप्टर जस्ट खत्म होने पे मैंने कुछ 2-4 इलस्ट्रेशंस बनाई हुई हैं पास्ट पेपर्स के सेक्शन से पहले। पेज 267, पेज 267 ये एक बहुत पुराना सवाल है, लेकिन ये कि ये जो भी मैंने आपको 4 बातें बताई हैं, इनको समझाने के लिए एक मुनासिब सवाल है। पेज 267, इलस्ट्रेशन 1, क्वीन कॉर्प। पहुंचे? पढ़ें सवाल को। मैं इधर इसका सॉल्यूशन ना ज़बानी दिखा के डिस्कस करता हूं, बहुत है। सवाल पढ़ लें आप।
अगर जाग रहे हैं और पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। हम लोग क्वीन कॉर्प हैं, हम एक प्रोडक्ट बनाया करते हैं जिसका नाम है पीसी, और जिस प्लांट पे हम ये बनाते हैं उस प्लांट की कैपेसिटी है कि साल के वो 10,000 यूनिट्स बना सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम साल के 6,000 बनाया करते हैं। ये हमारा दुश्मन है, हमारा कंपेटिटर है, और उसने कहा कि तुम्हारी चीजें कस्टमर्स तो खरीदते नहीं है, तभी तुम चीजें बनाने ही, हमारी ही बना दो चीजें, जगह तो है ही तुम्हारे पास, लेकिन स्टिकर हमारा लगेगा। ये हमें पता है कि अंदर से चीजें एक ही हैं, लेकिन तुम्हारे नहीं कस्टमर अच्छे, तो हमारी चीजें ज्यादा बिकती हैं, हम पहली फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, तो तुम ऐसा करो कि अपने जो तुम 6,000 बनाते थे, जगह तो है, 4,000 हमारे भी बना दो। ये इतनी लंबी कहानी नहीं है, जज्बात मैंने डाले इसमें, लेकिन इसकी समरी सिर्फ ये है कि हम क्वीन कॉर्प हैं, 10,000 यूनिट्स बनाने की गुंजाइश है, बनाते हम सिर्फ 6,000 हैं, और एक और कंपनी ने हमें अप्रोच किया है कि 4,000 यूनिट्स हम उसके लिए बना दें। इस पैराग्राफ अगर अंग्रेजी पढ़ी है तो इस पैराग्राफ की अंग्रेजी समझ आई। जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं ये उसकी कॉस्ट है। एक यूनिट के लिए इतने रुपए का मटेरियल लगता है, इतना लेबर लगता है, इतने वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं, 12 मिलियन रुपए के साल के फिक्स्ड खर्चे होते हैं, और पीसी हम बेचते 15,000 रुपए का है। अगर टेक्नोलॉजी की ऑफर एक्सेप्ट कर ली तो ये चेंजेस होंगी। अब उन चेंजेस में क्या क्या है वो सवाल कराते हुए बताता हूं, लेकिन कुछ चेंजेस होंगी, और सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि इसकी ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ऑफर क्या है? 4,000 यूनिट्स हमने उसको बना के देने हैं, और अपने 6,000 ना बनाए, वो बनाए, वैसे भी बनाते हैं, साल में अब भी बनाएंगे, लेकिन 4,000 हम उस दुश्मन के भी बना देंगे। तो एक्सेप्ट करें या नहीं, कैसे कैलकुलेट करें? प्रॉफिटेबल होगा तो हाँ, कैसे पता चल रहा है? डिसीजन मेकिंग का सवाल। तो सवाल से, रिक्वायरमेंट से हो जाता है आइडिया। तो हमें क्या करना है? इन 4,000 यूनिट्स बनाने की रेलिवेंट इनकम और रेलिवेंट एक्सपेंसेस लेने। तो अगर हम ये 4,000 यूनिट्स कस्टमर को बना, इसको टेक्नोलॉजी को बना के देंगे, तो उससे हम प्राइस चार्ज करेंगे। कितनी करेंगे ये बताया नहीं है, तो 15,000 ही कर लेते हैं, या चलो इस बहस पे नहीं है 15,000, चलो है 15,000। तो इन 4,000 यूनिट्स की सेल्स रेलेवेंट इनकम है। क्यों? क्योंकि ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो सेल्स का पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चार 4,000 यूनिट्स इंटू 15,000, ठीक है। हमें अभी इस वक्त एक यूनिट का मटेरियल इतना कॉस्ट करता है, नहीं कितना नहीं, मैंने कहा इतना, तो 5,000 कॉस्ट करता है। और हम जो 6,000 यूनिट्स बनाते थे वो अब भी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। अब चूंकि 4,000 भी बना लें शायद, तो और मटेरियल खरीदना पड़ेगा, यानी ज्यादा खरीदना पड़ेगा। तो हमारे सप्लायर ने हमें ऑफर की है कि चूंकि तुम ज्यादा खरीदोगे तो मैं तुम्हें ऑल परचेजेस पे 2% डिस्काउंट दे दूंगा, ऑल परचेजेस। अब एक तो ये कि इन 4,000 यूनिट्स के लिए जितना मटेरियल लगेगा वो रेलिवेंट एक्सपेंस है, और इन 4,000 यूनिट्स की वजह से जो हमारे 6,000 यूनिट्स पे मटेरियल डिस्काउंट बचेगा वो भी रेलिवेंट इनकम है।
जो हमने 6000 यूनिट्स अपने बनाने ही थे, उसके लिए 5000 रुपए का मटेरियल खरीदना ही था, लेकिन उसमें 2% बचत होगी इस 4000 की वजह से, तो वो एक रेलिवेंट इनकम है। और इन 4000 यूनिट्स बनाने के लिए जो मटेरियल खरीदना पड़ेगा वो रेलिवेंट एक्सपेंस है, इंटू 5000 या सस्ती प्राइस। सस्ती प्राइस, ये 3 लाइनें समझ आई। एक यूनिट बनाने के लिए लेबर 3000 रुपए खर्च होते थे। अब हम जब ज्यादा काम करवाएंगे तो लेबर के नखरे बढ़ जाएंगे और लेबर कहेंगे कि हम तो अब एक यूनिट का 3000 नहीं 3500 लेंगे। तो एक तो जो कस्टमर को 4000 यूनिट्स बना के देने हैं उनका 3500 तो रेलिवेंट है, और उनकी वजह से जो हमारे बाकी 6000 थे उन पे 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो भी रेलिवेंट है। तो चार 4000 यूनिट्स जो टेक्नोलॉजी को बना के देने हैं इंटू 3500 रुपए लेबर कॉस्ट, और अपने 6000 पे इसकी वजह से एक्स्ट्रा 500 पड़ेगा, वो भी रेलिवेंट एक्सपेंस। एक यूनिट के लिए वेरिएबल ओवरहेड 2000 पर यूनिट हुआ करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो अब भी 2000 ही हुआ करेंगे। तो जो हम 4000 यूनिट्स बनाएंगे इंटू 2000 रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि वेरिएबल है। 4000 बनाएंगे तो खर्चा होगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा। तो ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं ये भी रेलिवेंट एक्सपेंस है। फिक्स्ड ओवरहेड्स 12 मिलियन पर ईयर हुआ करते हैं, तो ये 12 मिलियन रेलिवेंट है। हाँ जी, तो अभी हम 60% यूनिट्स बनाते हैं, पूरे 100% बनाएंगे तो फिर भी यही रहेंगे, तभी तो फिक्स्ड है। तो 12 मिलियन तो रेलिवेंट नहीं है। क्यों रेलिवेंट नहीं है? क्योंकि पहले भी 12 मिलियन होते हैं और फिक्स्ड हैं, इसलिए ज्यादा यूनिट्स बना लेंगे तो भी 12 मिलियन ही रहेंगे, लेकिन एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स ये रेलिवेंट है। तो जो एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट होंगी ये रेलिवेंट है। तो बढ़ जाएगी, तो फिक्स किस बात की? अगर यूनिट्स कम ज्यादा होने से वो चेंज हो जानी है तो फिर फिक्स कॉस्ट क्यों है वो? तो वो 12 मिलियन ही रहेगी जी। क्या रेलेवेंट हो जाता? नए प्लांट की कॉस्ट रेलेवेंट होती है। नए प्लांट की कॉस्ट आपने पहले पढ़ी हुई है कॉस्ट है? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अभी थोड़ा जल्दी पूछ रहे हैं आप। ये किधर गया? हाँ जी, ये देखें 14500। जब हमारा ही दुश्मन और यूनिट्स लेके मैदान में आ जाएगा तो जो उनकी चीजें खत्म होने पे कस्टमर हमारे पास आया करते थे अब वो भी नहीं आएंगे, तो हमें फिर सेल प्राइस डाउन करनी पड़ जाएगी। तो वो जो 500 रुपए हमारी प्राइस गिर जाएगी वो रेलेवेंट एक्सपेंस है। तो 6000 यूनिट्स इंटू ये जो 500 रुपए सस्ता करना पड़ जाएगा ये हमारी रेलेवेंट एक्सपेंस। और ये बात खुली गई है सामने तो भी दिखा देता हूं। हमें एडिशनल 5 लाख खर्च करना पड़ेगा आफ्टर सेल सर्विस के लिए, तो ये 5 लाख भी रेलेवेंट है। और अगर इन सब का नेट प्रॉफिट आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लें। ये है जनरल सा डिसीजन मेकिंग। चलें अब पढ़ लें असर, और फिर उसके बाद और सवाल करते हैं। ठीक है जी, ये लेक्चर
86 बस।